नमस्कार। आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ा प्यार दे रहे हैं आप आज की खबर के तमाम पॉडकास्ट को, राजनीतिक रंग को। और इस राजनीति में तमाम ऐसे बड़े चेहरे निकल के आते हैं। कुछ वो नगीने निकल के आते हैं जो जनता की बात को मुखिया तक पहुंचाते हैं, सत्ता पक्ष तक पहुंचाते हैं, विपक्ष को मुद्दा देते हैं कि आप हमारी बात कीजिए, आप उन मुद्दों की बात कीजिए, क्योंकि हमारी जो वोट प्रतिशत है, जो हमारा वोट बैंक है, वो आपके सत्ता में बनने का एक कारण बन जाता है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रही हूं जिनके अवार्ड्स ऐसे हैं कि उनकी फहरिस्त कम हो जाएगी अगर मैं अवार्ड्स के नाम लेने जाऊंगी। अटल अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, इसके साथ ही अंबेडकर अवार्ड्स, महात्मा गांधी अवार्ड्स, ये तमाम ऐसे अवार्ड हैं। और ये अवार्ड नहीं है, ये उनकी आवाज़ें हैं जो मुखिया तक नहीं पहुंच पाती हैं। अल्पसंख्यकों के मुद्दे को आखिर कौन उठाए जब इस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में और खास तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन आत्मविश्वास और करेज की जब बात करते हैं तो नगीने आते हैं जो उन लोगों के मुद्दे को उठाते हैं जो मुद्दे सरकार और सत्ता पक्ष तक और विपक्ष तक भी नहीं पहुंचा पाते। तमाम से बड़े दिल से स्वागत कीजिए सलाउद्दीन सिब्बू का। प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं ये कहती हूँ कि फहरिस्त जो है अवार्ड्स की बहुत लंबी है, और जब अवार्ड्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये बुलंदी की आवाज है, ये उस महकमे की आवाज है जो सत्ता पक्ष तक नहीं पहुंच पाती, और आप जैसे चेहरे फिर आते हैं और वो बीड़ा उठाते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान का संविधान है उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि जो समाज में अंतिम पायदान का व्यक्ति है, सबसे सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, उसको ऊपर लाकर पहले पायदान के व्यक्ति के साथ खड़ा करना। और अभी तक जो हिंदुस्तान में सियासत हुई है उस सियासत से शायद वो मकसद पूरा नहीं हुआ जो संविधान का असली मकसद था। उस सियासत से शायद जो असली हकदार थे सत्ता के, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। जो हुकूक मिलने थे वो शायद उनको नहीं मिल पाए। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी गोत्र का हो, उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचे। उसके जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, वो जिम्मेदारी सरकार निभाए और उसको उसके हुकूक मिले। लेकिन अब जैसे जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं कि अंतिम पायदान तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए सत्ता की, और उसके साथ जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है कि हमेशा मौके मौके पर उस अंतिम पायदान पे व्यक्ति के जो मुद्दे हैं धरातल के, वो विपक्ष उठाता रहे। इस दौर में की राजनीति में आपको क्या लगता है, सत्ता और विपक्ष दोनों, क्या अल्पसंख्यकों की, क्या विपक्ष अपनी भूमिका अल्पसंख्यकों के लिए निभा रहा है, और क्या सत्ता की योजनाएं अल्पसंख्यकों तक पहुंच रही हैं? देखिए, सवाल सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। अफसोस ये है कि पिछले 30-35 साल के अंदर हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कोई भी इलेक्शन जनता के मुद्दों पर हुआ ही नहीं। हाँ। कभी शाहबानो केस पर पूरा इलेक्शन हो गया, 20 साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाबरी मस्जिद पर पूरा इलेक्शन हो गया। उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा आया, उसके बाद 370 का मुद्दा आया, उसके बाद धर्मांतरण का मुद्दा आया, आज बहुत चर्चित है वक्फ का मुद्दा। इलेक्शन का मकसद यह है, और सरकार का जो असली काम है वो काम यह है कि हर नागरिक को रोजी रोटी रोजगार देना, उसके तन पर कपड़े देना, उसको अच्छी एजुकेशन देना। लेकिन जब हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपने लिए ऐसी सरकार चुनने का जो हमारे लिए रोजी का इंतजाम कर सके, रोटी का इंतजाम कर सके, छत का इंतजाम कर सके, एजुकेशन का इंतजाम कर सके, तो उस वक्त हम हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर वोट देते हैं। राम जन्मभूमि और
बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट देते हैं, औरंगजेब के नाम पे वोट देते हैं, 3 तलाक के मुद्दे पे वोट देते हैं। तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं से बेईमान हैं। हम जिन मुद्दों पर वोट देते हैं, पॉलिटिकल लोग बहुत चालाक होते हैं, हाँ। उनको वोट चाहिए होता है और वो सिर्फ वही सियासत करते हैं जिससे उनको वोट मिल सके। हम वोट दे रहे हैं, वो वोट ले रहे हैं। तो जब वो मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट ले रहे हैं, बांटने के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट और विकास क्यों करेंगे वो? हाँ। लेकिन आपने भी जिक्र किया रोटी कपड़ा और मकान, जी। जो जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की, वो रोटी कपड़ा और मकान देना है, जी। रोजगार पैदा करना है, जी। और जो धरातल के मुद्दे हैं उसको उठाने की बात जी। है। भाजपा अपना ये पक्ष इस बातों में ये रखती है कि जो योजनाएं हमने बनाई वो हिंदुओं के लिए भी बनाई, जो योजनाएं हमने बनाई, अगर हमने आवास दिया तो वो हमने अल्पसंख्यकों को भी दिया और हिंदुओं को भी दिया। जो अगर हमने उज्ज्वला गैस योजना की बात की तो हमने सबको, उसमें बंटवारे की बात कहां से आ जाती है? अगर योजना, अगर 5 लाख फ्री सरकार उपचार करवाने के लिए आयुष्मान योजना का कार्ड बनवा रही है तो वो तो सबके लिए है, फिर दिक्कत कहां से आती है? देखिए, दिक्कत आती है डायलॉग से हाँ। और सरकार की सोच से। योजनाएं बहुत अच्छी हैं सरकार की, लेकिन अगर उस योजना में कहीं ना कहीं धर्म आड़े आता है, कहीं जात आड़े आती है, और या कहीं माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि उसका सुरक्षा और सम्मान खतरे में है, उसको जो भागीदारी मिलना चाहिए वो भागीदारी नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आवाजें उठेंगी। आपने कहा कि उनको मकान मिल गया, आपने कहा कि गैस मिल गई, हाँ। लेकिन क्या सत्ता में भागीदारी दी? जो कानून बनाने वाली मशीनरी है और जो कानून का क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी है, क्या उसमें भागीदारी दी? आज एक छोटा सा मिनिस्टर है, वो भी राज्य मंत्री है, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है यूपी में। सत्ता में जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तो सर्वांगीण विकास किसी भी जात का, बिरादरी का नहीं हो सकता। तो अगर आप हमको सत्ता में भागीदारी नहीं दे रहे हैं, आप कहीं आतंकवाद के नाम पे हमारे बच्चों को बंद किए दे रहे हैं, आप कहीं मस्जिद के नाम पे आप हुल्लड़ करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मस्जिद को बचाने जा रहे हैं उन पर झूठे मुकदमे लाद रहे हैं। आज ऑटोनॉमस जो बॉडियां हैं हिंदुस्तान की, जैसे पुलिस है, पुलिस किसी धर्म की नहीं होती, किसी जात की नहीं होती है। आज पुलिस के अधिकारी ऐसे डायलॉग बोलते हैं जो कम्युनल वायलेंस पैदा करते हैं, कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ते हैं। तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत साफ नहीं है, और सरकार भी उन मुद्दों को ज्यादा हवा दे रही है जिससे उनको वोट बैंक मिले और वो सत्ता में दोबारा आ सकें। वो सत्ता में दोबारा बने रहने के लिए, हमेशा बने रहने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो बेकार के मुद्दे हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है कि सत्ता में भागीदारी आपको चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता की भागीदारी वो ज्यादा दे पाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। मेरा एक मानना यह है कि जो भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हाँ। उन सब में कहीं ना कहीं एक दुरभी संधि है। दुरभी संधि यह है कि मुसलमानों को इख्तिदार में लाना नहीं चाहती हैं, पार्टिसिपेशन देना नहीं चाहती हैं, सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहती हैं। एक तरफ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमानों का विरोध करके अपना वोट बैंक खड़ा करती हैं, और एक तरफ वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के जख्मों पर सिर्फ मरहम रख के, उन्हें देना नहीं है, हाँ। उनका वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं, उनकी बिरादरी के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में, और यूपी में खास तौर से, हाँ। और मुसलमान कितने हैं? वोट तो मुसलमान का चाहिए, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उनकी बिरादरी का आदमी बनेगा। हाँ। पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? उनकी बिरादरी का आदमी बनेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? उनकी बिरादरी का आदमी बनेगा। स्टेट प्रेसिडेंट कौन बनेगा? उनकी बिरादरी का आदमी बनेगा। जब वो पार्टी में ही हमको भागीदारी नहीं देते तो सत्ता में क्या देंगे? तो जनता आखिर किसी पे तो भरोसा करेगी ना सर। एक्स वाई भाई, सी 3 लोग मैं अगर मैं दे ये रहे हैं- कहता हूं, जनता की बात नहीं, अगर सिर्फ आप मुसलमान की बात करें हाँ, मैं मुसलमान जनता तो की, मैं अल्पसंख्यकों ये की कह, बात ये कर मैं रही ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में, आज जो हालात हैं मुसलमानों के हूँ। साथ, हाँ। आज जिस तरह से मुसलमान डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है, पिछड़ा महसूस कर रहा है, तो मुसलमानों को
अब अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी पर सोचना पड़ेगा और अपने कायद बदलने होंगे। जो संस्थाएं उनकी लीडरशिप करती आई, चाहे वो सोशली हो चाहे वो पॉलिटिकली हो, वो संस्थाएं हारी हैं। मुसलमान कमजोर हुआ है, संस्थाएं मजबूत हुई हैं। मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं आप? जी, मुसलमान कमजोर हुआ है, मुस्लिम संस्थाएं जो नेतृत्व करती आई हैं, हाँ जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड है, जी जी जमीयत उलमा हिंद है, हाँ ये वो संगठन तंजीमें हैं जो पिछले 50 साल से मुसलमानों को दिखाती आई हैं कि हम तुम्हारे कायदे, हम लीडर हैं। और आज भी कहीं ना कहीं मुसलमान इन्हीं के जाल में फंस के वोट दे देता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी संस्थाएं हारी हैं। इन सारी संस्थाओं से मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आज जो हालात ये हैं जिस तरह से सत्ता से बाहर मुसलमान है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली पूरी तरह से पिछड़ चुका है, उसकी जिम्मेदार ये संस्थाएं हैं। तो मुसलमानों को, बुद्धिजीवियों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों का, उनको बैठ के अब सोचना पड़ेगा, अपने लिए एक नई पॉलिटिकल पॉलिसी तय करना पड़ेगी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है उनके डेवलपमेंट का, वो है कि सत्ता में भागीदारी। उसके लिए प्लानिंग करना होगी, बैठ के सोचना होगा और इन कायदों को बदलना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कोई सत्ता पे अगर व्यक्ति पहुंच रहा है, मेरा बहुत एक साधारण सवाल है और मैं बहुत खुले मन से चाहती हूं कि आप इसका जवाब दीजिए कि सत्ता में अगर कोई किसी को गद्दी मिल रही है, तो क्या, अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक को गद्दी मिली, तो क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए वो काम करेंगे? देखिए, तो ऐसा इसमें है, बंटवारे की बात मैंने एक बात कही, हाँ कोई एक व्यक्ति किसी समाज का मिनिस्टर बन जाए, एक व्यक्ति आईएएस बन जाए, तो उससे पूरे समाज का भला नहीं होता है। पॉलिसी ऐसी होना चाहिए जो इंटायर समाज को जिससे फायदा पहुंचे। हाँ। जैसे रिजर्वेशन मिलता है ठीक बात तो पूरी बिरादरी को फायदा मिलता है। हाँ उसके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कोई कानून आता है तो पूरी बिरादरी को फायदा मिलता है। ठीक है, कोई योजना बेनिफिट की आती है रोजगार की, तो पूरी बिरादरी को फायदा मिलता है। वो चीजें हमको नहीं मिली। ये तो फिर भाजपा अपना पक्ष रखती है। वो डेटा आप कह रहे हैं कि वो एक अगुवाई कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज की, और दूसरी तरफ वही पक्ष है, सत्ता में है, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बताइए कि किसको हमने रोजगार दिया, तो हमने कहाँ पे ये देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। जब हमने शौचालय दिया तो कहाँ हमने देखा कि ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ये कह रहा है कि हमें नहीं मिला है। तो जो आपने अभी कुछ देर पहले ये भी कहा कि मुसलमान खौफ में है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मुसलमान, आज का मुसलमान किन बातों को लेके खौफ में है? देखिए, सुरक्षा और सम्मान, हाँ मैं ये नहीं कहता सरकार की पॉलिसी, हाँ लेकिन सरकार में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उनके जो डायलॉग हैं और जिस तरह से तमाम मसलों पर, चाहे मस्जिदों का मामला हो, चाहे अनाथालयों का मामला हो, चाहे वक्फ का मामला हो, उस डायलॉग से जिस तरह से सपोर्ट सरकार का खास तौर से इस बीजेपी सरकार का एक पक्ष को मिला है, हाँ उससे कहीं ना कहीं डर और खौफ मुसलमानों में पैदा होता है। आप ये बात नकार देंगे कि एक तरफ जब लाउड स्पीकर बंद किया गया योगी सरकार के द्वारा, तो दूसरी तरफ डीजे भी बंद किया गया। अगर एक तरफ ये कहा गया कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो एक तरफ ये भी कहा गया कि आपका कहना बिल्कुल जायज है। हाँ कथनी और करनी में अंतर है। आप ये बताइए कि आपने मुसलमान से कहा कि लाउड स्पीकर बंद कर लो या धीरा कर लो, उसने कर लिया। हाँ आपने एक पक्ष से कहा कि मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाओगे। हाँ आप बताइए कितनी घटनाएं हुई यूपी के अंदर, नहीं इंडिया के अंदर, कि मस्जिद के बाहर बाकायदा हुजूम इकट्ठा हुआ, डीजे बजाए गए, मस्जिद के छत पे, मीनारों पे चढ़ के झंडे लगाए गए। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या कार्रवाई हुई बताइए। हाँ। अभी आज की खबर से आपको थोड़ा सा जागरूक करती हूँ। आज की ही खबर है, मैं रामनवमी चल रही थी और बहुत सख्ती से, बिहार की खबर आपको बता रही हूँ, मुजफ्फरपुर की एक खबर है, बहुत सख्ती से ये कहा गया कि रामनवमी है, डीजे नहीं बजेगा। और ये उन संवेदनशील इलाकों की बात कर रही हूँ जो अल्पसंख्यक मेजोरिटी के लोग वहां पर रहा करते थे, और डीजे बजने नहीं दिया गया, अलर्ट पे प्रशासन रहा। तो आखिर पेज पे जब हम धरातल पर आते हैं, तो इस देखिए, यूपी की सरकार में हाँ और बिहार की सरकार में और बिहार के लोगों में, यूपी के लोगों में बहुत बड़ा फर्क है।
मैंने आपसे यूपी की बात बताई, हाँ, अभी आपने मैं एक वहां खबर का रेफरेंस दे रही हूँ अभी आपको। आपने वहां का एक उदाहरण रखा। हाँ, ठीक है, इसी बिहार की नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसको बड़ी तादाद में हमेशा वोट मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों को बहुत भरोसा था कि वक्फ वाला जो बिल है, हाँ। अमेंडमेंट बिल आया है, उस पर नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ रहेंगे, तो है सर। लेकिन नहीं रहे। हम्म। चिराग पासवान मुसलमानों के साथ रहेंगे, लेकिन नहीं रहे, सरकार के साथ रहे। तो तो कहीं ना कहीं खामियाजा कथनी और करनी में अंतर तो है आपको ही। लगता है कि क्योंकि अभी आपने जिक्र किया चुनाव अब भी ये है उसको बिहार में। बराबर करने के लिए उन्होंने भले किया हो, हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा नीतीश को। मैं ये नहीं कहता खामियाजा भुगतना पड़ेगा नहीं हाँ। पड़ेगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन जो उम्मीदें थी उनके वोटर को, हाँ, एक बड़े वर्ग को, आक्रोश में है मुसलमान। आक्रोश पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमान बहुत लिबरल होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। वो बाबरी मस्जिद को भूल गया, वो 3 तलाक को भूल गया, धारा 370 को भूल गया। हाँ, इसको ही भूल सकता इन है, धाराओं पे भी बात करेंगे। हाँ। इसको भी हो सकता है भूल जाए वो, ठीक है ना, लेकिन नाराजगी तो है ही। हाँ, नाराजगी की आप बात करें और 3 तलाक के मुद्दे की आपने बात की, 370 की बात करती किया आपने, और सीएनआरसी की भी अगर जी। इसमें जोड़ लिया जाए, जी। सीएनआरसी में बहुत नाराजगी नजर आई जी। मुसलमानों की। हमने जिस तरीके से शाहीन बाग में देखा, जलता हुआ नजर आया शाहीन बाग। जी। क्या आप जो मुद्दों को भुलाने की आप बात कर रहे हैं, उसी के बाद उसी दिल्ली में चुनाव हुआ और भाजपा ने मैंडेट हासिल किया, उसी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, भाजपा ने मैंडेट हासिल किया, राजस्थान में चुनाव होते हैं, राजस्थान में भाजपा मैंडेट हासिल करती है। तो आखिर इन आपको क्या इन प्रदेशों में अल्पसंख्यक नहीं है? मैंने कहा ना कि प्रतिशत तो कम ज्यादा हो सकता है। मुसलमान लिबरल है, हाँ, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है। ये बड़ी बातें हैं ना और सर? जब इलेक्शन आता है, हाँ, इलेक्शन के टाइम हमेशा ये देखा गया है, खासतौर से वोटिंग से 2-3 दिन पहले, वोटर की सोच बदल जाती है, वोटिंग के मुद्दे बदल जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान बढ़ जाता है वोट के नाम पे। आपको नहीं लगता है कि 2 दिन पहले अगर लुभावने वादों पे जनता जाती नहीं, है? लुभावने, मैंने बताया ना कि आज तक लुभावने वादे पर या किसी अच्छे काम के लिए हाँ। हिंदुस्तान के लोगों ने पिछले 50 साल में वोट नहीं दिया। ये मैनिफेस्टो आप देख उसने लीजिए। धार्मिक मुद्दों पे वोट दिया। इस मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, अगर इस अगर मैनिफेस्टो almost सबके मैनिफेस्टो manifesto कोई से- भी हो, हाँ, मैनिफेस्टो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, नहीं मैं कह रही हूँ लुभावने लेकिन वादों का पॉलिसियां वो होती हैं हाँ। कि एक मंच पे खड़े होकर कोई मुसलमान के खिलाफ बोलता है, एक मंच पे खड़े होकर कोई हिंदू के खिलाफ बोलता है, और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि पूरा का पूरा इलेक्शन धार्मिक मुद्दे पे हो जाता है। हाँ। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैनिफेस्टो का मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, मैंने मैनिफेस्टो पे कभी वोट दिया ही नहीं पिछले 50 साल में, मेरा मानना तो है। आप ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो सरकारों का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए और उनकी फिर- कारकर्दगी जो है, हाँ, उस पर वोट नहीं पड़ पाता है। जब भी इलेक्शन आता है, वोट हमेशा पड़ता है मजहबी मुद्दों, जो उलझाने वाले मुद्दे होते हैं, जो वोट के मुद्दे नहीं होते हैं, धर्म के, जात के मुद्दे वोट के मुद्दे नहीं होते, उसका वोट से कोई लेना देना नहीं होता क्या है। ये मान लिया जाए? अल्टीमेटली ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है हाँ। कि आदमी कहीं ना कहीं उन्हीं धार्मिक जो लीडर हैं, तथाकथित लीडर, इनके जाल में फंस जाता है और जाके वोट बेकार के मुद्दों पे कर ये देता है। मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक फिर भाजपा विरोधी है? नहीं, हाँ, अल्पसंख्यक ना भाजपा का विरोधी है, ना सपा का विरोधी, किसी का विरोधी नहीं नहीं है। भाजपा तो चलिए मान अल्पसंख्यक देखिए, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में हाँ, जो लोग अल्पसंख्या में होते हैं, उनके अंदर हमेशा एक डर, एक इनसिक्योरिटी की भावना होती है। जो लोग बहुसंख्यक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती कि अपनी बातचीत से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने क्रियाकलाप से उनके अंदर का वो डर, वो वहम निकालें कि हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है, यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रही है कुछ नेताओं के जरिए। हालांकि मेजॉरिटी बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप ये देखिए कि इतना माहौल खराब होने के बावजूद, इतना माहौल खराब होने के बावजूद कहीं हिंदुस्तान के अंदर छिटपुट घटनाएं होती हैं हिंदू और मुसलमान को लेकर। इसका मतलब यह है कि इन सारी कोशिशों के बावजूद जो पॉलिटिकल लोग करते हैं लड़ाने के लिए, जनता बहुत समझदार है। 99% जनता संविधान के साथ रहती है, कानून के साथ रहती है, इनके चक्कर में नहीं फंसती है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को सलाम करना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और खास तौर से जो हिंदू है
वो बहुत समझदार है, बहुत लिबरल है। हमारे यहाँ चूंकि एजुकेशन कम है, बहुत जल्दी जज्बाती मुद्दों में आ जाता है, भड़क जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान का जो आम शहरी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सेकुलर है और सेकुलर रहना चाहता है, और इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला बहुत दिन नहीं है। सेक्युलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी याद आती हैं संभल की। जी, बहुत मुद्दा वो उछला, वहां के जो एसपी थे और जो डीएम थे, जो पुलिस में थे, जो सीओ थे, तमाम तस्वीरें आई जहां पर पत्थरबाजी हुई। जी। जो इस वक्त आप क्या देखते हैं, जो मस्जिदों का मुद्दा चल रहा है, मंदिर वर्सेस मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है एक्चुअली इन में मुद्दों से? आपकी या मीडिया की प्रॉब्लम सिर्फ ये है, किस वजह से हमें नहीं मालूम। आप सिर्फ पत्थर तो दिखाते हैं, हाँ, पत्थरबाजी दिखाते नहीं, हैं, हमने वो भी दिखाया सर। लेकिन आप वो हालात नहीं दिखाते हाँ, जिन हालात मॉब, असल में जो मॉब होता है ना, हाँ, मॉब चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, मॉब किसी का नहीं होता है। हाँ, ठीक बात है। जिस तरह से भीड़ ने हत्याएं की, हाँ, मॉब लिंचिंग हुई ना, हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई, ठीक बात। हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो अब आप कहें कि जो मॉब लिंचिंग हुई थी बिल्कुल सही हुई थी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ठीक है ना? अब मीडिया का काम है। पत्थरबाज अगर अब गलत क्योंकि हैं, आपने आरोप लगाया तो मॉब आपको लिंचिंग जवाब वाले सुनना सही होगा। हैं। नहीं, अब आपने आरोप लगाया तो आपको जवाब अब आप भी सुनना सुनिए होगा। ना, नहीं, मैं आपको बता पहले रहा आप हूँ, जवाब सुन मैं लीजिए बता मेरा। तो रहा हूँ। मीडिया, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमने मैं वो सिर्फ तस्वीरें आरोप दिखाई। नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, नहीं, आपने आरोप मैं लगाया है तो आप आपकी जवाब सोच भी को बता सुनिए। रहा हूँ कि आप जड़ में नहीं जाते, सोच कभी नहीं बता, बुनियाद में नहीं जाते। आप मेरी सोच कैसे बता सकते हैं? पत्थरबाजी से पहले जो वहां पे हालात बने थे, हाँ, जिस मैं तरह कह से तो रही हूँ, वो नारेबाजी हुई, तस्वीरें हमने दिखाई। वकील कोर्ट में जो मुकदमा लड़ता है, हाँ। वो कोर्ट में मुकदमा ना लड़के बाकायदा लीडर बन के निकलता है, जिसके पीछे 25 लोग होते हैं, तमाम तरह के नारे लगाते हैं। किस धर्म कहते हैं मैं नहीं कहूंगा, नारेबाजी करते हैं, माहौल को खराब करते हैं। तो हर आदमी समझदार नहीं होता है, और जब मॉब की शक्ल में कोई चीज आती है, मॉब की शक्ल में कोई आफत आती है, तो ना चाहते हुए भी हर आदमी जो सेकुलर है, जो ठीक ठाक है, मॉब में शामिल हो जाता है। तो बेसिक जड़ जो है, जो हालात को खराब करती है, तथाकथित जो हालात को इवेंट खराब को, करते हैं। हाँ, अब मिसाल के तौर पे जी, किसी ने कहा भागो, हिंदुस्तान के लोग हम देखते हैं भागने लगते हैं, कोई पूछता नहीं है। एक भागता है, दो भागते हैं, 10 भागते हैं, 20 भागते हैं। अब आप कहें कि भागने वाले गलत हैं, भागने वाले तो मैं गलत हैं, सही नहीं करे, लेकिन कम से कम किस आदमी ने भागने में मजबूर किया, किसने अफवाह फैलाई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई ईमानदारी से होना चाहिए। शायद वो नहीं होती। दोनों बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मैं तस्वीरें वो भी तो बताऊंगी ना सर। आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल इवेंट, अगर वहां पर मॉब लिंचिंग जैसा मामला हो गया तो फिर सब एक तरफ भागने लगे, उस तरीके का माहौल बनाया गया, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा माहौल बनाया गया कि नहीं बनाया गया, पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई, ये मैटर सब जुडिस है, सब जुडिस है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तारियां अभी तक हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम बुनियाद पे नहीं जाते हैं, हम एक तरफा बात करते हैं, हम ट्रायल नहीं करते ईमानदारी से कि वो हालात कैसे किसने पैदा किए, और वो शायद ट्रायल इसलिए नहीं करते कि शायद हमारी जो नीयत है वो नीयत कहीं साफ नहीं है। उस नीयत में लगता है लोगों को कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए माहौल पैदा होते हैं। बाबरी मस्जिद का मामला 50 साल चला, हाँ, ठीक है ना, आपने देखा, हमने देखा किस तरह से मॉब ने बाकायदा जो है भीड़ ले जाकर इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मुकदमा चला, मुकदमे में जजमेंट आस्था के आधार पे हुआ। किसी मुसलमान ने कोई विरोध किया हो, बताइए, जजमेंट का विरोध किया हो, या वहां जब लोग तोड़ने गए थे, जब तोड़ने गए थे तो वहां किसी ने विरोध किया हो? जजमेंट को सही ठहराते हैं। मैं जजमेंट के खिलाफ किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, चूंकि मैं न्यायिक व्यवस्था में, जी की क्या मैं न्यायिक व्यवस्था में पूरा भरोसा रखता हूँ, भरोसा है, पूरा भरोसा है, और हर मुसलमान को भरोसा था, इसलिए आज तक कोई एक आवाज नहीं उठी। तो आखिर संभल वाले मामले में फिर भरोसा क्यों कम हो जाता है? संभल वाले मामले में भरोसा है, अगर भरोसा नहीं होता तो हम कोर्ट क्यों जाते? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हम जवाब क्यों देते हैं? हाँ, ठीक है ना। लेकिन जब आप नारेबाजी वहां करेंगे खड़े होके, आप कोर्ट के या कानूनों को अपने हाथ में ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लोग भी समझदार उतने नहीं हैं। 2 दिन पहले से सर पत्थर अचानक से आ जाते हैं, घरों में ताले लग जाते हैं, घर। अब ये बताइए कि 2 दिन पहले से अगर पत्थर रखे जाते हैं, हाँ, तैयारी होती है, मैं तो कहती हूँ इंटेलिजेंस मैं बता रहा हूँ ना, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी LIU क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी,
इसका मतलब ये सरकार का फेल्योर है पूरा पूरा। एग्जैक्टली। सरकार जिम्मेदारी ले, मैं कहती हूँ उस पे प्रशासन, कोई मुसलमान हिंदू कैसे जिम्मेदार हो सकता मैं है? ये कहती हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन उन तस्वीरों की भी तो जिम्मेदारी आपको, अगर आप अगुवाई कर रहे हैं एक मजहब की, अगर मैं अगुवाई कर रही हूँ किसी मजहब की, तो मैं उन तस्वीरों की भी तो जिम्मेदारी और जवाबदेही लूंगी ना सर। देखिए, मैंने कहा ना कि जिम्मेदार कोई भी हो, हाँ चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो भी अपने देश के कानून को हाथ में लेता है, जो भी अपराध करता है, हाँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक बात। ठीक है ना? मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, हाँ मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। ठीक है ना? लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? अगर सरकार ईमानदार है तो उसको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगी और सिर्फ वोट को दिमाग में रखकर, वोट की सोच को लेकर हाँ। इस तरह के माहौल को जिंदा रखेगी, तो जाहिर सी बात है नुकसान हिंदू का भी होगा, मुसलमान का होगा। आज आप बता दीजिए कि क्या हिंदू भूखा नहीं मर रहा है? क्या हिंदू बिना एजुकेशन के नहीं है? ठीक बात। क्या सारे हिंदुओं के पास नौकरी है? आज लड़के सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, बीए, एमए, एलएलबी, बीटेक की डिग्री लेने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, मकान नहीं है। क्या अत्याचार उनकी बहनों के साथ नहीं हो रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, बलात्कार हिंदू लड़कियों के साथ नहीं हो रहे हैं? जी, सब आपको कुछ हो लगता रहा है है। कि इन मुद्दों को भटकाने के लिए वक्फ जैसा मुद्दा आता है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमेशा जब भी इलेक्शंस आते हैं, खास हाँ, तौर से, वक्फ पे क्या ओपिनियन होगा? देखिए, वक्फ के मामले में मेरी थोड़ी सी राय डिफरेंस है। हाँ जो लोग बिल लाए हैं उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, और जो लोग जंतर मंतर पर, खास तौर से तंजीमें, मुसलमानों की हाँ। तथा कथित तंजीमें जो विरोध कर रही हैं, वो भी ईमानदार नहीं है। तो आज जो वक्फ का मामला है, अगर सियासत को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो बदनीयत और बेईमानों के बीच में वक्त फंस गया है। जीते हारे कोई भी, लेकिन इससे आम मुसलमानों का कोई भला ना पहले हुआ था ना होने वाला है। हाँ ठीक है, अब बात यह आती है कि सरकार बदनीयत कहां है। देखिए, वक्फ का बहुत बड़ा फंडा यह है कि जो वक्फ का जुज है, जो वक्फ की आत्मा है, वो ये है कि वक्फ जो प्रॉपर्टीज होती हैं धर्मार्थ कार्यों के लिए होती है, धर्म कर्म के क्रियाकलापों के लिए, और वो रूह ये कहती है कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी या संपत्ति का उपयोग वाकिफ की मंशा के अनुसार होगा। यानी कि अगर मैंने कोई संपत्ति स्कूल के लिए दान की है, मदरसे के लिए दान की है, तो वहां कब्रिस्तान नहीं बन सकता है, ठीक बात। वहां मार्केट नहीं बन सकती है, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है। ठीक है ना? तो अब ये रख रखाव कौन करेगा? ईमानदारी से रख रखाव वो करेगा जो उस मजहब का मानने वाला हो। मिसाल के तौर पे, किसी मंदिर में कोई पूजा, कोई आरती, कोई हवन कैसे होना है, उसके लिए क्या क्या एहतियात रखनी है, वो किस टाइम पे होना है, किस समय पे होना है, तो इसका प्रबंधन एक हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है ना? हम नहीं कर सकते। ठीक बात। तो इसी तरह से धर्मार्थ जो कार्य हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी अगर दी गई है, तो उसमें जो कार्य हैं, जो भी अंजाम देने हैं चीजें, उसको मुसलमान अच्छी तरह से कर सकता है। मैं नहीं कहता कि दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी तरह से मुसलमान कर सकता है। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज के जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं, उसमें दूसरे धर्म का आदमी रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो वक्फ का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपने डीएम को पूरी पावर दे दी है कि वो तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी सरकारी है, कौन सी वक्फ की है। तो जाहिर सी बात है जो डीएम होता है वो सरकार का कलम होता है, सरकार का हाथ होता है।
सरकार कल को किसी प्रॉपर्टी को कह देगी डीएम घोषित कर देगा। दो चीज। अब आई ट्रिब्यूनल की बात। ट्रिब्यूनल में आपने कहा कि जो न्यायाधीश के अलावा सदस्य होगा वो सदस्य सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा, अधिकारी होगा, मुस्लिम मामलों का जानकार नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम मामलों का, मुस्लिम कानूनों का या पर्सनल लॉ का जानकार या वक्फ का जानकार नहीं होगा तो सरकार जिस कोर्ट में चाहेगी फैसला, चूंकि एक नुमाइंदा उनका है, वो अपने फेवर में करा लेगी। दो चीज। तीसरी चीज आपने कही कि अब आप वक्फ बोर्ड के फैसले को चैलेंज कर सकेंगे। हम कहते हैं ठीक है, यह होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ही हजारों लाखों मामले हैं। हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला जाएगा तो 20 साल पड़ा रहेगा, वक्फ प्रॉपर्टी तब तक बिल्कुल फुट-बुट हो जाएगी। तो ये दो तीन चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जिससे लगता है कि सरकार की नीयत वक्फ का लाभ मुसलमानों को देने के लिए नहीं है, उसकी नीयत में कहीं ना कहीं वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए कोई ना कोई खोट उसके दिमाग के अंदर कहीं है। दूसरी चीज यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों की तंजीमें जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये वो तंजीमें हैं जिनके हाथ में पिछले 100 सालों से ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज रही हैं। पिछले 100 सालों में सरकार का कोई नियंत्रण वक्फ प्रॉपर्टी पर नहीं था। पिछले 100 सालों में किसी हिंदू का या किसी गैर मजाहिब का कोई दखल वक्फ पे नहीं था। तो फिर 100 साल में वक्फ की प्रॉपर्टीज को खुर्द-बुर्द किसने किया? वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने का काम किसने किया? वक्फ प्रॉपर्टीज वाकिफ की मंशा के अनुसार क्यों नहीं उस पर काम हुआ? मैं बाकायदा इसी लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था के खिलाफ जो वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रबंधन करती है लड़ा कई साल तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कॉलेजेस जो वक्फ प्रॉपर्टीज पर थे उसको तोड़कर मैनेजमेंट कमेटियों ने अपने फायदे के लिए उस पर बड़े बड़े स्कूल की जगह शॉपिंग मॉल बना दिए। हद तो तब हो गई कि कब्रिस्तान के अंदर मार्केट बना दी गई, मुर्दों की हड्डियां निकली, उसकी बेहुरमती करी, उसको फेंका गया नालों में। ये काम किसने किया? ये सरकार ने नहीं किया, ये किसी हिंदू ने नहीं किया। ठीक है ना? हाँ। और अफसोस की बात यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था ने एक आवाज नहीं उठाई। हम लोगों ने यहां से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया, धरने किए, लेकिन इन पॉलिटिकल ये जो संगठन है जो अपने को गैर राजनीतिक कहते हैं, इनका इतना दबाव होता है सरकार पे कि आप सोच नहीं सकती हैं कि नेताजी गवर्नमेंट में हमने जांच कराई, 1.5 करोड़ का कैश घोटाला निकला और 50 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो गायब थी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग तो जरूरी है, लेकिन दखल अंदाजी जो है वो जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार आज वक्त प्रॉपर्टीज के लिए अगर कोई है तो खुद मुसलमान है, वो तंजीमें हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर ईमानदार है, सरकार की सोच अगर ईमानदार थी, तो हम लोग पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि वक्त प्रॉपर्टीज की सीबीआई जांच करा दे। अगर सीबीआई जांच होती, पहले सरकार को वही करना चाहिए था। सरकार अगर उसकी नीयत साफ होती, अगर सीबीआई जांच होती, तो आज जो लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर सबसे बड़ा हमदर्द वक्त को बता रहे हैं, शायद उसमें से कोई भी नजर नहीं आता। ठीक है। सियासत में अपनी अपनी रोटियां सेकने का बड़े वक्त से बहुत पहुंच वाले लोग अपनी अपनी सियासत में रोटियां सेक पाते हैं, जितनी दूर तक सेकते हैं सेक पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पिसता कौन है? पिसती है जनता। तमाम धर्म के ठेकेदार आएंगे, तमाम सियासत के ठेकेदार आएंगे, लेकिन इन सब के बीच में
कौन मरहूम रह जाता है उन योजनाओं से, अपने धरातल के मुद्दे से, वो है जनता। उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं 2027 की। जनता को तय करना होगा कि कौन सा सियासत उनके फायदे के लिए काम कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टियां उनके फायदे के लिए काम कर रही है, कौन सी वो पार्टियां हैं जो उनके धरातल के मुद्दे को उठा रही हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर संविधान को मानने वाला हिंदुस्तान है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो यही लिखा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही सभी जातियों में, सभी धर्मों में, सभी रंगों में, सभी मजहब में बनती है। तो फिर आदमी कैसे रंगों में और मजहबों में, और ये सियासी पार्टियां कैसे इनको अपने अपने रंगों और अपने अपने भगवा और अपने अपने हरे चोले में बांटती नजर आती है, जनता को तय करना होगा। वक्त आ गया है कि सवाल पूछिए, प्रश्न रखिए, अपने सवाल पूछिए कि आखिर आपके गली मोहल्ले की हालत क्या है, आपके बच्चों की हालत क्या है, आपकी रोजगार के लिए जनता ने, आपके रोजगार के लिए आखिर सियासी पार्टियों ने क्या कुछ किया। उन जुमलों पर आप कहां ठहरते हैं, सवाल जरूर पूछिए। और इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज की खबर।